उसके बाद हमने यूनिवर्सल वर्कफ्लो ऑफ मशीन लर्निंग जो है वो देखना है। बेसिकली जो वर्कफ्लो ऑफ मशीन लर्निंग है वो तो हम जब हमने मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम जो एग्जाम्पल किए हैं उसके अंदर हमने उनको इम्प्लीमेंट किया ही है, ठीक है। फिर भी हम जो है वो इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं, आपसे इनपुट ले लेते हैं कि व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्कफ्लो, यूनिवर्सल वर्कफ्लो। यूनिवर्सल वर्कफ्लो क्यों कह रहे हैं कि ये जेन्युइनली ऐसा ही होता है इन एवरी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। आप कहाँ से जो है ना प्रॉब्लम को देखना शुरू करते हैं और किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि भाई डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड असेंबलिंग द डाटा सेट, सबसे जो फर्स्ट इशू होता है वो ये होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो है क्या, बेसिकली उसको डिफाइन करना और उसको सॉल्व करने के लिए डाटा की असेंबली, डाटा जमा करना, सेलेक्ट करना, लेबलिंग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट स्टेप होता है कि प्रॉब्लम क्लियरली प्रॉब्लम डिफाइंड हो और उसके लिए डाटा सेट जो है वो जमा किया जाए। उससे फिर फर्दर कुछ बातें होती हैं कि व्हाट विल योर इनपुट डाटा भी, कि भाई आपका इनपुट डाटा होगा क्या। डाटा जमा तो करना है पर हमारे प्रॉब्लम के लिए हमें किस किस्म का डाटा चाहिए होगा। आया ये कोई इमेज का प्रॉब्लम है, कोई वॉइस का प्रॉब्लम है, कोई न्यूमेरिकल डाटा का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, और हम प्रिडिक्ट क्या करना चाह रहे हैं, हम अपने प्रॉब्लम में जानना क्या चाह रहे हैं, हमारा जो टारगेट कॉलम या टारगेट फीचर होगा वो हमारे डाटा में क्या होगा। तो कुछ सवाल है जो हम जो भी नेटवर्क है, जो भी मॉडल है उसको बनाने से पहले जो है वो रेस करते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं। यू कैन ओनली लर्न टू प्रिडिक्ट समथिंग इफ यू हैव अवेलेबल ट्रेनिंग डाटा। तो ज़ाहिर है आप वो लर्निंग करानी है, प्रिडिक्ट कराना है, तो उसके लिए डाटा जो है वो ट्रेनिंग का चाहिए, ठीक है। इस तरह हमने देखा कि भाई क्लास लर्न टू क्लासीफाई सेंटिमेंट ऑफ मूवी रिव्यूज, if you have both reviews and sentiments annotations available, a review और सेंटिमेंट एनोटेशन जो है, लेबल जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी इज यूजुअली द लिमिटिंग फैक्टर एट दिस स्टेज। कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा है वो हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, इसकी वजह वो ऐसा फैक्टर जो कि हमारे काम को लिमिटेड कर दे या रोक दे, अनलेस यू हैव द मीन डेटा पर। हाँ, अगर आपके पास बजट है तो आप परचेज कर सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, किसी कलेक्ट करवा सकते हैं। अब व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर यू फेसिंग, हमें अपनी प्रॉब्लम की टाइप का पता होना चाहिए। टेक्निकली हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं तो वो बाइनरी है या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है या स्केलर रिग्रेशन है या वेक्टर रिग्रेशन है। अभी तक हमने स्केलर रिग्रेशन तो किया है, वेक्टर रिग्रेशन नहीं किया है, जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज जो है वो प्रेडिक्ट होती है एक साथ। मल्टी क्लास मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन है या समथिंग एल्स लाइक क्लस्टरिंग है, जनरेशन है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये जितने भी प्रॉब्लम के डोमेन है, बेसिकली हमें हमारी प्रॉब्लम जो है मालूम होना चाहिए किस डोमेन में लाए कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों, फिर हम उसकी रेस्पेक्ट से सिलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम एंड पैरामीटर्स जो है वो करेंगे। डाटा होगा, सेलेक्ट कर लिया, अब हमने देखना है कि प्रिडिक्ट करना है क्या है और उसके हिसाब से हमने जो है प्रॉब्लम की टाइप जो है वो आइडेंटिफाई करके देन यू विल सिलेक्ट कर लिया आपको जो है वो क्या लगाना है। इस तरह यहाँ भी इन्होंने बात करी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आपको मॉडल आर्किटेक्चर, लॉस फंक्शन और आपको पता चल जाएगा।
You can't move to the next stage until you know what inputs and outputs are. डायरेक्ट इनपुट आउटपुट के बारे में पता ही नहीं तो आर्किटेक्चर किसका बनाएंगे, बना ही नहीं सकते. Beware the hypothesis you make at this stage. अब इस स्टेज पे आप जो है अपना hypothesis देंगे that your output can be predicted here given your input. hypothesis क्या है? ये हमारा hypothesis हमारा मफरूजा या नजरिया है जिसको हम साबित करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं इसके ऊपर. ये हमारे आउटपुट वेरिएबल्स हैं, इनपुट वेरिएबल्स हैं और ये हमें आउटपुट देंगे. और फिर इसी तरह से जो अवेलेबल डाटा है उसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है वाकई कि वो हमें हमारे आउटपुट तक ले जाए. और क्या इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप कोरिलेशन भी पाया जाता है या नहीं पाया जाता है. ठीक है, ये बड़ा मैंडेटरी है कि अगर आपके इनपुट फीचर्स और आउटपुट फीचर जो है वो कोरिलेटेड नहीं है फिर भी हमारे जो है रिजल्ट का आना जो है वो मुश्किल है. इसी तरह जो इनपुट फीचर्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए. ये आपको मैंने पहले भी बताया था और आपने पढ़ा भी होगा इंशाल्लाह. सर रमान ने पढ़ा होगा कि मल्टी कोलिनियरिटी जो है उसको ख़त्म करना होगा हमें. ये फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट होता है. ये इनपुट कॉलम्स आपस में कोरिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए. इनपुट विद आउटपुट हाईली कोरिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, ये मैं इसकी फर्दर इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. सारी वो चीज़ें हैं जो हम करते रहे हैं और हम बार बार इसको डिस्कशन में डालते रहे. आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. चूजिंग मेजर ऑफ सक्सेस, ये जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. सर आपने कहा था कि भाई हमारा जो एक्यूरेसी मैट्रिक्स है, हमारा प्रिसिशन है, रिकॉल है, कि हम सक्सेस जो है ना वो कैसे मेजर करेंगे. तो टू अचीव सक्सेस यू मस्ट डिफाइन व्हाट यू मीन बाय सक्सेस. एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड रिकॉल या कस्टमर रिटेंशन रेट. योर मैट्रिक फॉर सक्सेस विल गाइड यू द चॉइस ऑफ द लॉस. जो भी आपका सक्सेस मेजरमेंट पैरामीटर होगा उसकी मदद से आप अपना लॉस फंक्शन जो है वो चूज करेंगे. What your model will optimize. It should directly align with your higher level goals such as success of your business. तो ये वही बात है कि भाई जो आपका लॉस फंक्शन है, सक्सेस है, ऑप्टिमाइजर है, इनके दरमियान रिलेशन है. ठीक है, ये आपने जो है वो राइट अंदाज में जो है वो चलना है. For binary classification, every class equally likely accuracy and area under the receiver operating characteristic और ROC कर्व कहते हैं are common metrics. अगर binary बैलेंस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है उसमें एक्यूरेसी और RSC जो है वो कॉमन मैट्रिक्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं. और इम्बैलेंस प्रॉब्लम्स यू कैन यूज प्रिसिशन एंड रिकॉल. जहाँ इम्बैलेंस प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ डाटा जो है वो इक्वली क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, यानी आपके पास 10 क्लासेस हैं तो किसी क्लास का डाटा कम है, किसी क्लास का डाटा ज़्यादा है, इम्बैलेंस है डाटा के अंदर. तो ऐसे में जो है वो प्रिसिशन और रिकॉल की तरफ जो है वो जाते हैं. डिसाइडिंग ऑन एन इवेल्युएशन प्रोटोकॉल. वही इवेल्युएशन प्रोटोकॉल हमारा क्या होगा. जिस तरह हमने 3 प्रोटोकॉल पीछे देखे थे. सिंपल होल्ड आउट वैलिडेशन, इसमें हमारे पास ट्रेनिंग सेट होता है और टेस्टिंग सेट होता है. के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हमने देखी थी किस तरह हम परफॉर्म करते हैं. आइटरेटेड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है, ये कम इम्प्लीमेंट करने को मिलती है लेकिन के फोल्ड के भी मजीद आइटरेशन जो है वो चला देते हैं. अब उसके बाद डाटा आपके पास आ गया, इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल आपने डिसाइड कर लिया, लॉस फंक्शन सारा आर्किटेक्चर आपके पास है. लेकिन मॉडल को देने से पहले डाटा की प्री प्रोसेसिंग जो है वो करनी पड़ती है. जैसी हमारी लेयर है, डेंस लेयर है, बताओ वो वेक्टर डाटा जो है वो इनपुट लेती है. आपको अपने डाटा को रीशेप करना पड़ता है वेक्टर की तरह.
फिर उसके अंदर हमने देखा स्केल डाउन करते हैं हम डेटा को, ठीक है, कॉलम्स को नॉर्मलाइज करते हैं, मीन से सब्ट्रैक्ट कर स्टैंडर्डाइजेशन से डिवाइड करके आप स्टैंडर्ड स्केलर नॉर्मलाइजेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं, हम वन नॉट इनकोड करते हैं लेवल, नॉन न्यूमेरिक डेटा को वन नॉट इनकोड करना पड़ता है। ये सारे जो हैं ये प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स कहलाते हैं डेटा के, ये डेटा जो है मॉडल में इन होने से पहले जो है ये काम करने पड़ते हैं। अब फाइनली जो है हम एक ऐसा मॉडल बनाते हैं, डेवलपिंग अ मॉडल दैट डज बेटर देन बेसलाइन मॉडल, ठीक है। अब एक ऐसा मॉडल जो है वो बनाते हैं, एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाते हैं, ठीक है, जो बेहतर परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर और मज़ीद जो है परफॉर्मेंस अच्छी करने की गुंजाइश होती है, जिसको हम बेस लाइन मॉडल जो है वो कहते हैं कि बेटर जो आपके पास एक बेस लाइन मॉडल जो है वो कैसा मॉडल है जो आपने अभी रैंडम थिंकिंग पे बना लिया, कितनी लेयर्स होंगी, कितनी नोड्स होंगी, नोबडी नोज इस डेटा के साथ जो है वो क्या आर्किटेक्चर बनाना चाहिए, बट यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, कहीं ना कहीं से आर्किटेक्चर जो है वो शुरू होता है, तो वो बेस लाइन कहलाती है। फिर उसके बाद हमने उस बेस लाइन मॉडल को ऑप्टिमाइज करना होता है, चेंजेस करके लॉस को मिनिमाइज करना होता है, एक्यूरेसी को अप करना पड़ता है, तो वो हम ट्यूनिंग जो है उसकी करते रहते हैं। इस तरह ये कहते हैं योर गोल एट दिस स्टेज टू अचीव स्टैटिस्टिकल पावर दैट इज टू डेवलप अ स्मॉल मॉडल दैट इज कैपेबल ऑफ बीटिंग अ डम बेसलाइन। एक ऐसा मॉडल जो क्या करे भी, बीट कर दे एक डम बेसलाइन मॉडल, यानी कुछ ना कुछ बेटर एक्यूरेसी जो है वो आपको जरूर दिखाए। फिर लास्ट लेयर एक्टिवेशन फंक्शन में हम क्या चीज़ याद रखते हैं कि अगर हमारे पास हम रिग्रेशन कर रहे हैं, तो रिग्रेशन का आउटपुट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसलिए हम लास्ट लेयर एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो नहीं इस्तेमाल करते वेन एवर वी डू रिग्रेशन प्रॉब्लम। अगर हम बाइनरी क्रॉस इंट्रॉपी जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, फिर हम जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है यानी हम सिग्मॉइड यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, मोर देन बाइनरी है, तो फिर हम उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो सॉफ्टमैक्स यूज करते हैं। इसी तरह जब लॉस फंक्शन की बात करते हैं इन तीनों केसेस के अंदर, तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर मीन स्क्वायर्ड एरर जो है वो एज अ लॉस फंक्शन रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बाइनरी क्रॉस इंट्रॉपी लॉस फंक्शन होता है हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन में, और कैटेगोरिकल क्रॉस इंट्रॉपी जो है हमारा लॉस फंक्शन होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन इस तरह ऑप्टिमाइजेशन हम बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें जो आरएमएस प्रॉप है जैसे ये एक ऐसा ऑप्टिमाइजर है जो किसी भी प्रॉब्लम के साथ जो है वो फिट हो जाता है, काम करने लगता है, लेकिन इन केस आपके रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहे हैं, तो यू कैन गो विथ सम अदर optimizer, but in most cases the RMS prop optimizer will work fine। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप RMS prop जो है वो यूज कर लिया है, will be working fine। तो हम आपके जहन में रहे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एक वर्क फ्लो पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमें क्या क्या काम जो है वो करने होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो लिस्ट भी दिया हुआ है एक आपकी याद दहानी के लिए। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में सिग्मॉइड, मल्टी क्लास में सॉफ्टमैक्स, मल्टी लेवल, मल्टी क्लास मल्टी लेवल में सिग्मॉइड, रिग्रेशन में कोई इस्तेमाल नहीं करते, रिग्रेशन की वैल्यू 0 1 में चाहिए, वेक्टर रिग्रेशन चाहिए तो सिग्मॉइड, लॉस फंक्शन बाइनरी, कैटेगरी बाइनरी, बाइनरी मीन एब्सोल्यूट एरर और बाइनरी क्रॉस इंट्रॉपी, ठीक है। ये
आप इस टेबल की हेल्प जो है वो हमेशा ले सकते हैं अगर आपको भूल जाए कि किस वक्त क्या इस्तेमाल करना है। तो प्रॉब्लम की टाइप आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ से आपको लास्ट लेयर एक्टिवेशन फंक्शन और लॉस फंक्शन की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। वैसे तो आपको इतना काम करना चाहिए कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो ज़ुबानी याद होनी चाहिए फौरन। अच्छा, बेस लाइन मॉडल जब बन जाता है तो फिर हम एक ऐसे मॉडल की तरफ जाते हैं, डेवलपिंग ए मॉडल दैट ओवरफिट। ये जो बेस लाइन मॉडल से बेटर मॉडल हमने बनाया है उसके अंदर ट्रेनिंग कम हुई है, जब भी उसका एक्यूरेसी लेवल कम है। हम जब अपने मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ा, ट्रेनिंग एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग एक्यूरेसी को जब हम इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो मॉडल है वो ओवर फिटिंग की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ओवर फिटिंग या ऐसे मॉडल को ओवर फिट के हम जो है वो उसको दोबारा से उसके अंदर जनरलाइजेशन पावर जो है वो क्रिएट करते हैं। लेकिन पहले ये सीखना है कि ये ओवरफिट जो है वो हम कैसे कराएंगे। हमने अभी मिटिगेटिंग ओवरफिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि लर्निंग कैपेसिटी जो है वो कैसे बढ़ती है, या लर्निंग कैपेसिटी क्या है। द नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो ही लर्निंग कैपेसिटी है, एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द लेयर एंड द नंबर ऑफ लेयर्स। कि जितनी एक लेयर में यूनिट्स हैं और जितनी ज़्यादा लेयर्स हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो जनरेट होते हैं। ठीक है, तो जितने नंबर ज़्यादा लेयर होंगी वी कैन से, या जितनी बड़ी बड़ी और ज़्यादा लेयर होंगी तो वी कैन से कि देयर इज मच मोर कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। लर्निंग कैपेसिटी मॉडल की बहुत ज़्यादा है। एंड ये बात हमने कही थी कि हमने लर्निंग कैपेसिटी जो है ना बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी है। कम की सूरत में हमारा जो मॉडल है वो अंडर फिट हो जाएगा, ज़्यादा की सूरत में हमारा मॉडल जो है वो ओवर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन मच कैपेसिटी एंड लेस कैपेसिटी, दरमियान की कोई चीज़ जो है वो आपने निकालनी होती है। यहाँ पर यही बात universal tension machine learning is between optimizing generalization. The ideal model is must stand right at the border between underfitting and दरमियान between under capacity and over capacity. Figure out where this border lies first. You must cross it. अब ये बॉर्डर कहाँ है तो फिगर आउट करने के लिए हमें पहले बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ेगा। बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो हम अंडर फिटिंग से निकल के ओवर फिटिंग में चले जाएंगे। अंडर कैपेसिटी से निकल के ओवर कैपेसिटी के अंदर चले जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करके। कैसे जाएंगे? अरे हेडिंग लेयर्स बढ़ाएंगे, नोड्स बढ़ेंगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेयर बढ़ाई, लेयर के साइज बढ़ाए, ट्रेनिंग इपॉक बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। जहाँ 10 या 20 इपॉक चला रहे थे वहाँ 100 इपॉक चला दिए। इतने इपॉक चलेंगे, इतनी बार वो डेटा मॉडल को रिपीट होगा। तो ये हमने सीखा हुआ है, बहुत बार ये डिस्कशन भी किया हुआ है कि इपॉक और ज़्यादा इपॉक दोनों ही खतरनाक है। कम से ज़्यादा इपॉक चलने की वजह से ये 3 काम जो है वो हम कर सकते हैं अपने मॉडल को ट्रेनिंग में ओवरफिट करने के लिए। ठीक है, और हमें पता है जब ट्रेनिंग में ओवरफिट होगा तो वैलिडेशन के अंदर मामला जो है वो एक्यूरेसी के गिरने लगेंगे और हमें नजर आएगा कि देयर इज अ epoch number at which वैलिडेशन और टेस्टिंग एक्यूरेसी जो है वो डाउन होती है, नीचे चली जाती है, गिरने लगती है। तो वो पॉइंट हमें जो है वो नजर आ जाता है। जो मॉडल है वो ओवरफिट तो हो गया, अब हमें ओवर फिटिंग से फाइट करना। ओवर फिटिंग खुद क्रिएट की है, तो क्यों क्रिएट की है? सवाल ये होता है भाई, जब फाइट ही करना था तो क्रिएट क्यों की? ठीक है, ये बड़ा एक अहम सवाल है। इसलिए क्रिएट की है ताकि मैं देख सकूं कि मेरे मॉडल के अंदर ताकत कितनी है।
जान कितनी, कितना निचोड़ा जा सकता है मॉडल को। अपने आर्किटेक्चर की पावर का अंदाजा नहीं, आपने थोड़ा सा ट्रेन कर दिया, 5 इपॉक चला दिए, अब यू डोंट नो कि यार ये 5 इपॉक चलाए, एक्यूरेसी तो आई, आगे इपॉक चलाऊंगा एक्यूरेसी बढ़ेगी या कम होगी, डोंट नो। आप उसको वहां तक ले जाते हैं जहां तक वो एक्यूरेसी जो है वो बढ़ाता रहे, ठीक है ना, यानी निचोड़ते रहते हो, कपड़े निचोड़ने वाली बात, निचोड़ते रहते हैं जहां तक जो है ना वो एक ड्रॉप निकल आए, ताकि हमें अपने मॉडल की स्ट्रेंथ जो है उसका अंदाजा जो है वो हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम उसको नीचे उतारेंगे हवा में, बहुत चढ़ गया ना बहुत, अब उसको नीचे उतारेंगे, अब उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, जो हमारी ओवर फिटिंग से मिटिगेट करने की हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं, रेगुलराइजेशन है, ड्रॉप आउट है, कैपेसिटी को कम करना है, वो सारी चीज़ें जो हम कराएंगे। तो उसमें क्या होगा, ड्रॉप आउट लेयर जो है वो एक टेक्निक है जो हम लगा सकते हैं, आपको मालूम है पढ़ा हुआ है ड्रॉप आउट लेयर क्या होता है। डिफरेंट आर्किटेक्चर ऐड और रिमूव लेयर, मुख्तलिफ एरे ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो अप्लाई करके देखेंगे, ये लेयर्स को कम ज़्यादा करके देखेंगे, साथ साथ L1 L2 रेगुलर, इनमें से किसी एक से भी काम बन सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि आउटपुट कैसा आया। माइट भी क्या आपने ड्रॉप आउट लगाया, आपकी एक्यूरेसी लेवल जो है वो सेटिस्फैक्ट्री हो गया, माइट भी आपने ड्रॉप आउट और L1 या L2 लगाया, काम चल गया, माइट भी आपने सिर्फ लेयर्स को चेंज किया, ड्रॉप आउट की L1 की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों इंडिविजुअल लगा रहा हूँ, काम नहीं चल रहा, तीनों एक साथ इम्प्लीमेंट किए तब एक्यूरेसी बेहतर हुई, तो ये कुछ भी जो है मामला जो है वो हो सकता है। अच्छा जी, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है, इसमें आपसे क्वेश्चन लेना चाहूँगा मैं, कोई सवाल जो भी रेज हो रहे हैं, पीछे जो हमने काम किया चैप्टर रिव्यू कर ले, और क्वेश्चन किसी भी जगह पे कोई क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछें आपको। रिस्पेक्टेड सर, जब तक कोई क्वेश्चन करेगा मैं उसका जवाब दूंगा। जी जी, थोड़ा सा जोर से बोले प्लीज। सर ये जो 3 मेथड्स आपने बताए हैं, ये हम साइमल्टेनियसली भी यूज कर सकते हैं और या 1 बाय 1 करेंगे? जो हमने टेक्निक करनी है इनकी बात कर रहे हैं। जी सर, वो जो आपने ड्रॉप आउट और L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन और ये आर्किटेक्चर्स हाँ, एंड और बेहतर तो ये है कि 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करके देखें। बेहतर तो ये है कि ओवरफिटिंग अगर आ गई है तो हम उसको 1 बाय 1 क्या करें, ड्रॉप आउट लगा के देखें, फिर ड्रॉप आउट को कमेंट करें, L1 L2 लगा के देखें, फिर भी सही नहीं हुआ, फिर ड्रॉप आउट के साथ L1 L2 दोनों एक साथ लगा के देखें, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई जो है वो आर्किटेक्चर जो है वो बेस्ट रिजल्ट आपको दे देगा। तो स्टार्टिंग तो मैं यही मत सजेस्ट करूँगा कि 1 बाय 1 अलग अलग इम्प्लीमेंट करके देखें, नहीं काम होता तो दोनों एक साथ लगा दें, ठीक है। और भी कोई सवाल? सर ये एमनिस्ट के जो डेटा फ्रेम था इसमें आवाज स्लो आ रही है आपकी बहुत। सर एमनिस्ट के डेटा सेट में जितने भी फिगर्स थी उनके पिक्सेल्स एक थे, एक साइज था, लेकिन अगर कोई ऐसी पिक्चर है जिसमें मुख्तलिफ पिक्सेल्स हैं उसको हम किस तरह लेके चलेंगे कैनवस में? हाँ, असल में एमनिस्ट का जो डेटा सेट था भाई वो तो तैयार डेटा सेट था और उसके अंदर मामला बड़ा बेहतर था, यानी तमाम जो इमेजेस थी उनका साइज सेम था और सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने एमनिस्ट के डेटा सेट के अंदर डेंस लेयर यूज करी है और डेंस लेयर के इनपुट में हमने क्या बता दिया था कि आपके पास 784 का एक वेक्टर जो है वो आएगा। तो अब डेंस लेयर हमेशा क्या एक्सपेक्ट करेगी कि उसके पास जो इनपुट आएगा वो 784 का आएगा। अब 784 के इनपुट के लिए ज़ाहिर इमेज साइज 28 बाई 28 ही होगा,
अगर ये 30/30 हो गया तो 900 हो जाएगा। अब 900 वैल्यूज जो है वो उस 784 के नोट्स के अंदर नहीं घुस सकती ना, ज़्यादा हो जाएंगे, वहाँ ज़्यादा नोट्स जाएंगे, तो इसलिए इनपुट के अंदर फीड करने के लिए, तो इनपुट जो समझ एक दरवाजा है वो उतना ही बड़ा रहेगा। अब साइज भी आपको इनपुट का जो है ना उतना ही रखना है कि वो दरवाजे से क्या हो जाए, एक्यूरेटली निकल जाए, ना छोटा हो ना बड़ा हो। अच्छा, अब सवाल आपका जो था, सवाल ये था कि भाई हमारे पास कोई ऐसा डेटा सेट है जिस डेटा सेट के अंदर हमारे पास रैंडम साइज ऑफ पिक्चर है, ठीक है। जब उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा। डेटा जब आप लोड कर लेंगे तो आपको एक फंक्शन अपना लिखना पड़ेगा, या आप बिल्ट इन फंक्शन भी कोई कैरेट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखेंगे अगले चैप्टर में, जैसे ही हम चलेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर हम जो है ना बिल्ट इन तरीका जो है वो इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर हम इमेज साइज जो है वो एज अ पैरामीटर हम फंक्शन को पास कर देंगे, इमेज साइज। अब अगर पीछे से जो इमेज आ रही भी होगी बड़ी या छोटी, तो बड़ी इमेज होगी तो वो क्रॉप कर देगा, छोटी इमेज होगी तो वो पैडिंग कर देगा उसकी, और उसको उस इमेज साइज में कन्वर्ट कर लेगा, बिल्ट इन है। लेकिन अगर आप, क्योंकि अभी हमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, हमें उस टूल के बारे में नहीं मालूम है, तो एट दिस पॉइंट यू कैन राइट योर ओन फंक्शन। आप अपना एक मॉड्यूल, एक फंक्शन जो है वो बना सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो फंक्शन क्या कर रहा होगा, उसके अंदर इनपुट जो है ना इमेजेस आ रही होंगी, और उसका साइज जो है वो आप साइज चेंज करना, हमें क्या कितना मसला है साइज चेंज करने में, कोई मसला नहीं। एक इमेज आएगी, उसको हमने स्लाइस कर देना, उसके कॉर्नर से जो है वो उसको स्लाइस कर देना है, इमेज का साइज छोटा हो जाएगा जिस साइज की हमें चाहिए, ठीक है। तो और हर इमेज जो है ना उस फंक्शन से आप गुजार देंगे, तो आपके पास जो आउटपुट फंक्शन रिटर्न करेगा तो सारी इमेजेस जो हैं एक पर्टिकुलर साइज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये मैंडेटरी है कि आपने इक्वल साइज में कन्वर्ट करना है। वो आप अपना फंक्शन लिखें, हाथ से कैंची से काट दें, कुछ भी करें, आपको करना है, ठीक है ना। मॉडल जो है ना उसको एक सी इमेज चाहिए। जी, अनदर क्वेश्चन। सर एक सवाल है। जी जी सर हमने चैप्टर 3 में रेगुलेशन का प्रॉब्लम किया था। हाँ उसमें जब हम डेटा की नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे तो हमने हाँ ट्रेन डेटा से मीन कंप्यूट किया था। हाँ। फिर हमने वही मीन टेस्ट डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए यूज़ किया था। उसके नीचे एक नोट भी लिखा हुआ है कि हम टेस्ट डेटा से कोई क्वांटिटी कंप्यूट नहीं करेंगे। टेस्ट डेटा से कोई ऐसा पैरामीटर नहीं निकालेंगे। सर इसकी वजह क्या है? अच्छा, एक तो इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास एक बुनियादी रीज़न बता देता हूँ, वो सब सवालों का जवाब मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे पास ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा होता है या टेस्ट डेटा ज़्यादा होता है? ऑफ कोर्स ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा होता है। अब मुझे ये बताएं कि जो मीन आएगा ओवरऑल पूरे डेटा सेट का, जिसमें से मैंने ट्रेन अलग किया है और टेस्ट अलग किया है, तो जो ट्रेन का मीन है वो उस पूरे डेटा की सही रिप्रेजेंटेशन होगा, या जो टेस्ट का मीन है वो उस पूरे डेटा की सही रिप्रेजेंटेशन होगा? डेफिनेटली ट्रेन का होगा। इसलिए हम टेस्ट के अंदर से जो है जब सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो वो ट्रेन वाले मीन को ही सब्ट्रैक्ट कराते हैं, क्योंकि दैट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन। पहली बात तो ये होगी। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने लिखा कि भाई टेस्ट डेटा के अंदर से हम कोई कैलकुलेटेड पैरामीटर जो है वो नहीं निकालेंगे। उसकी वजह क्या होती है? लेकिन टेस्ट डेटा को हम हमेशा हिडन रखना चाहते हैं, टेस्ट डेटा को हमेशा हिडन रखना चाहते हैं, एक्सपोज नहीं करना चाहते। अच्छा, जब मैं कहता हूँ कि डेटा एक्सपोज नहीं करना चाहते तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि डेटा के अंदर जो की फीचर्स हैं वो एक्सपोज ना हो, ठीक है। आप अगर मेरे को कोई अपना डेटा ना दे, लेकिन मुझे अपने डेटा का मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, ये सारी वैल्यूज बता दे, तो मेरा तो काम हो गया ना, ठीक है। तो मैं सारे डेटा के नंबर्स देख के क्या करूंगा? मुझे कोई फायदा नहीं नंबर्स देखते रहने का, हर कॉलम में क्या क्या नंबर लिखे हैं। नहीं, मैं भी उसको डेटा आएगा तो पहले क्या करूंगा, डेटा की यही डिस्क्रिप्शन निकालूंगा ताकि मुझे डेटा का आइडिया हो। अगर वो
टेस्ट डेटा का डिस्क्रिप्शन भी अगर मैं उसी तरह निकाल लूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूँ, मीन निकाल लूँ, ठीक है, उससे मैं इसको नॉर्मलाइज कर दूँ, तो इस तरह से एक्चुअली वी आर एक्सपोजिंग अवर टेस्ट डेटा। ये टेस्ट डेटा के ये जो की पैरामीटर्स होते हैं, हम इनको अगर निकाल लेंगे और किसी को बता देंगे तो आप समझ ले कि आपने पूरा टेस्ट डेटा ही बता दिया है। इस वजह से कहते हैं कि भाई कभी भी टेस्ट डेटा के अंदर से ऐसा काम ना करें। अच्छा, ये थोड़ी सी फिलोसफिकल और लॉजिकल बात है, लेकिन जो पहली वाली मैंने बात की है कि वो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी कि भाई ट्रू रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड वहाँ पर है, लिहाजा वहाँ का मीन और जो है ना वो चलाना चाहिए। अच्छा सर, कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें आपके पास ट्रेन डेटा तो कम हो लेकिन टेस्ट डेटा ज़्यादा हो? तो वो तो आपकी अपनी चॉइस होगी ना सर सर, क्योंकि कैगल पे मैं एक रिग्रेशन का प्रॉब्लम देख रहा था, तो उस पे हमें हाउसेस की प्राइसेस प्रिडिक्ट करनी थी उसमें। हाँ, तो उसमें जो ट्रेन डेटा उसने दिया हुआ था वो 133 सैंपल पॉइंट्स दिए हुए थे, और लेकिन जो टेस्ट डेटा दिया हुआ था उसमें 10,000 सैंपल पॉइंट्स दिए हुए थे। हाँ, तो आप कोई मसला नहीं था, आप डाटा डाउनलोड करते, ट्रेन को टेस्ट का नाम देते, टेस्ट को ट्रेन का नाम देते और वो अपना आप काम सही कर बोल रहे हैं, लेकिन उसने जो उसका ऑथर था उसने उसी डेटा को जो 133 सैंपल पॉइंट्स थे उसी से ट्रेन करवाया था, और फिर जो लेकिन टेस्ट फिर डेटा उसने हाँ, फिर उसने जो है वहाँ पर डेटा के अंदर फोल्ड्स वगैरह के फोल्ड या एटेटेड के फोल्ड लगा के काम किया होगा, खाली यस सर, 140 के फोल्ड लगा, लगाया था उसमें। तो वो ऑटोमेटिकली उसका डाटा जो है ना वो 10,000 से कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड में तब्दील हो गया होगा। ठीक है ना, यस सर। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है ना जेन्युइनली जो है ना 133 पे रिकॉर्ड पे ट्रेन करा दें और 10,000 पे टेस्ट कर लें, ऐसा नहीं होगा, वो अंडर फिटेड हो जाएगा ना। तो हमारा कॉमन सेंस भी यही कहता है, उसने कुछ टेक्निक लगा ली होगी अंदर, तो वो 10,000 वाली कैपेसिटी को एक्सीड कर गया होगा, तो ये कुछ किया होगा उसने। आमतौर पे नहीं होता, बहुत रेयर केस में ऐसा है। अच्छा सर, एक सवाल और था, हमने अभी जितने भी एग्जाम्पल्स किए हैं उसमें हमने इनपुट जो डेटा हम देते हैं मॉडल को वो 1D टेंसर देते हैं। तो ऐसा भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें 1D से हायर डायमेंशन में इनपुट जाता है मॉडल को? जब हम अगला नेटवर्क पढ़ेंगे, डेंस लेयर से निकल के हम कन्वोल्यूशनल नेटवर्क पढ़ेंगे, कन्वोल्यूशनल 2D नेटवर्क, तो वहाँ इमेज जो है वो पूरी साबुत और सालिम जाएगी, वहाँ मुझे वेक्टर में रीशेप करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक। ठीक है, और कोई सवाल भाई? किसी का कोई भी सवाल है? पीछे 4 चैप्टर हमारे खत्म हो गए हैं, बेसिक तो हमारी डीप लर्निंग जो है वो फिनिश हो गई है, एडवांस डीप लर्निंग की तरफ हम मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ डेटा सेट पे काम भी करेंगे। सही है, इसकी एग्जांपल करवाएंगे आप? ड्रॉप आउट, L1 L2 हाँ, मैं रेगुलराइजेशन। अभी आपको यही काम देने वाला हूँ, साथ साथ करवाने वाला हूँ कि हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करें और काम जो है ना वो शुरू करें, क्योंकि अभी हमने बुक की एग्जाम्पल की है, वहाँ हमें डेटा सेट बने बनाए मिल गए, ट्रेन अलग मिल गया, टेस्ट अलग मिल गया, तो अब हम जब रॉ फॉर्म में डेटा लेंगे तो वहाँ पर डेटा की हमें क्लींजिंग वगैरह भी चेक करनी पड़ेगी, मिसिंग वैल्यूज भी चेक करनी पड़ेंगी, तो सारे फीचर्स को हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद डेटा में से हम ट्रेनिंग और टेस्ट सेट जो है वो अलग करेंगे। तो ये सारे काम जो है वो एक बार प्रोसेस जो है वो आप सबको जो है करना है। ठीक। ठीक है, तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि और पीछे से कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो वो आ जाए, ताकि फिर हम जो है डेटा पे काम जो है वो शुरू करें। जी भाई, नाम ले लेके पूछूं कि सर एक सवाल और मुझे करना था। हेलो जी बोले, आवाज़ सुन रहा हूँ मैं आपकी। सर, ये थोड़ा सा आउटलेयर्स के बारे में बता देगा, आउटलायर्स के बारे में। आउटलायर्स आउटलायर्स क्या होते हैं यार? आउटलायर्स वो वैल्यूज होती हैं जो डेटा के अंदर जिनका मीन से डिस्टेंस जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आमतौर पे हमारी क्लास जो है वो बड़ी मिक्सअप क्लास होती है, इसके अंदर एक नौजवान भी होते हैं, जवान भी होते हैं और अधेड़ उम्र लोग भी होते हैं, इवन सम केसेस 50+ वाले भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। एक आध आदमी कुछ 60 वाला भी होगा।
तो अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करूं तो मेरी क्लास का एवरेज जो है वो 25 के अराउंड आ जाएगा, 23 25 आ जाएगा। लेकिन और वो सारे लोग जो मेरी क्लास में बैठे हैं वो उस एवरेज के, उस मीन के आसपास नज़र आ रहे होंगे, कोई कम होगा कोई ज़्यादा होगा। लेकिन एक बंदा ऐसा होगा जो उस एवरेज से बहुत दूर नज़र आ रहा होगा, जिसकी उम्र 50 साल या 55 साल है। तो ये जो बंदा है ये मेरा आउटलायर है। इसकी वजह से मेरा एवरेज भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा बिगड़ रहा है, और ये एवरेज से बहुत दूर भी है। तो ऐसे डाटा को या तो पहला काम तो ये होता है कि आउटलायर्स को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए डाटा के अंदर से, क्योंकि वो एक तो कम होते हैं आउटलायर। एक बात बता दूँ, ये बात याद रखिएगा, पकड़िएगा ज़रा इसको गौर से। अगर आउटलायर में बहुत सारी वैल्यूज आ रही फिर वो आउटलायर नहीं है, फिर वो पूरा एक ग्रुप है, ठीक है ना। और वो उस ग्रुप का फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो मीन पे रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आउटलायर में एक सिंगल या दो वैल्यूज नज़र आ रही हैं लेफ्ट साइड पे, यानी बहुत एक्सट्रीम, लो एक्सट्रीम और हाई एक्सट्रीम के ऊपर एक या दो वैल्यू नज़र आ रही हैं, तो उनको ड्रॉप किया जा सकता है। बट इफ़ देर आर मोर पीपल ऑफ द सेम एज, तो वो आउटलायर जो है वो नहीं कहलाएंगे, वो पार्ट ऑफ द डाटा जो है वो कहलाएंगे, ठीक है ना। यानी इसको और आसान ज़बान में समझा दूँ, बिल्कुल इसी क्लास वाली एग्जाम्पल से। भाई आपकी क्लास में आप सब क्लास हो रही हो ना, और एक बंदा जो है वो, आप सब जवान और यंग लोग जो है वो क्लास ले रहे हैं, एक बंदा जो है वो क्या हो जाए 60 साल का आपकी क्लास में आए और बैठ जाए, तो तकरीबन क्लास के सारे लोग उसको देख लगे घूम घूम के, अरे इतना बड़ा बंदा जो है ना हमारी क्लास में पढ़ने आया, मतलब सबको अभी हैरत हो रही है। दैट इज आउटलायर। लेकिन ऐसे 50 बंदों में से 8-10 बंदे ऐसे आ जाए, फिर आपको हैरत नहीं होगी, फिर आपके लिए क्या बात बन जाएगी, एक कॉमन बात बन जाएगी कि बड़े भी हमारी क्लास में पढ़ रहे हैं। इसी तरह से आप 20-25 साल के, लेकिन 10-12 साल का बच्चा आके बैठ जाए, आप बड़े हैरान हो जाएंगे, हमारी क्लास में यार 10 साल का बच्चा ही पढ़ रहा है। बट अगर ये 10 साल 12 साल के बच्चों की तादाद जो है ना वो ज़्यादा हो जाए, तो फिर आपकी हैरत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर आप उसको आउटलायर नहीं समझ रहे होंगे। तो एक कॉमन सी मिसाल, सिंपल सी मिसाल की मैंने आपको आउटलायर समझाने की। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, थैंक यू। और कोई सवाल भाई? उस्मान हमीद, वलीद असगर हमारे साथ मौजूद है, जैन सिद्दीकी है, सब समझ में आ गए, कोई सवाल नहीं है? चलें फिर हम जो है वो कोई डेटा सेट वगैरह लेते हैं और उस पर जो है। एक सवाल थोड़ा जी और जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर हम लोग जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, लॉस फंक्शंस हैं, ऑप्टिमाइजर्स हैं, ये प्री डिफाइंड हैं, स्टैंडर्ड हैं, तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें मतलब खुद से डिज़ाइन करना पड़े एक्टिवेशन फंक्शन? नहीं, एक्टिवेशन फंक्शन तो हम खुद से डिज़ाइन नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम अपना लॉस फंक्शन, हमें बात ऐसे प्रॉब्लम है जो जिनको डिस्कस ही नहीं किया गया अभी, किसी तरह से उनका जिक्र ही नहीं है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो पहले हुआ ही नहीं है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ना हम कोई जो जितने भी लॉस फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर हो गया तो आपको अपना लॉस फंक्शन जो है वो खुद डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किसका किससे लॉस जो है वो निकाल रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें लॉस फंक्शन जो है वो डिफाइन खुद करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्टिमाइज़र जो है ना, ऑप्टिमाइज़र ये होता है, या आपके पास जो है एक्टिवेशन फंक्शन है, ये सारा रिसर्च का काम होता है ना। सही। ये वाला ऑप्टिमाइज़र जो है ना मैंने बना दिया, यानी होंगे सारे ऑप्टिमाइज़र जो है ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बेस पर होंगे। जिस तरह मैंने कहा था कि आपके पास ऑप्टिमाइज़र हैं, सारे ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइज़र हैं, ठीक है ना, ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइज़र है। अब किसी ने ग्रेडियंट का तरीका इस्तेमाल करके यूं ऑप्टिमाइज कराया, मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके थोड़ा फार्मूले फंक्शंस को चेंज करके जो है किसी और तरह ऑप्टिमाइज कराया, मैंने उस ऑप्टिमाइज़र का नाम बदल के कुछ और रख दिया। तो इस तरह मार्केट में नए नए ऑप्टिमाइज़र आते रहे जो दूसरे से थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन हैं सारे उसी टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं जो ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन की जो है वो टेक्निक है, ठीक है। तो ये वहाँ पर होते हैं, किसी ने पेपर लिखा कि भाई मेरा ऑप्टिमाइज़र जो है वो पिछले सारे ऑप्टिमाइज़र से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो
वो आ गया, उसको ऐड कर लिया गया बाद में, लाइब्रेरी में ऐड कर लिया गया और इस्तेमाल हो रहा है, तो ये काम जो है वो हो सकता है। जी चलें फिर डाटा सेट उठाऊं मैं कोई? यस सर। अच्छा जी, Yes, sir. हम चलते हैं कोई डाटा सेट देखते हैं। क्या हो गया इंटरनेट? मेरे पास एक ही डाटा सेट पड़ा हुआ है सोनार का, ठीक है। सर वो कार प्रेडिक्शन का सर डेटा सेट लेने, वो जो PIAC में असाइनमेंट मिली थी ना जी? होगा। सर मैं कह रही थी कि आप कार प्रेडिक्शन जी वाला जी, डेटा सेट ले लीजिए। कौन सी थी? सर कार प्रेडिक्शन वाला डेटा सेट, वो जो हमें असाइनमेंट मिली थी ना PIAIC से, तो उस पर जरा वो बताना। सर मुझे आवाज़ सर क्लियर आपने वो नहीं आ न्यूज़ रही भी आप। सर आपने वो न्यूज़ देखी होगी कि पाकिस्तान से पहले कैगल ग्रैंड मास्टर ज़िशानुर हसन उस्मानी साहब बन गए। जी 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 जी, तो आप लोग भी उस रास्ते पे चल सकते हैं, ऐसा 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 फैक्ट जो है वो कवर कर सकते हैं। मतलब वो सारी बात जो है कंसिस्टेंसी होती है, तो जो है वो काम करते रहें तो आपकी रैंकिंग जो है वो आप हो सकती है। वैसे ही होता है, बंदा गिरते पड़ते लौटते जो है चलना शुरू करता है और मामला जो है वो आगे चलता है उसका। हमारे पास क्या है, तो जो इनका फेसबुक ग्रुप बना हुआ है ना, कैगल कम्युनिटी पाकिस्तान, वहाँ पर ही भी देख रहा था, उन्होंने शेयर कराया हुआ था। अच्छा, ये डाटा सेट मेरे पास था सोनार, ये इसमें बाइनरी क्लासिफिकेशन है। सर ये ये हमें बेसिक, कहाँ से मिलेगा? जी ये फाइल जो है इस ये डेटा सेट की हमें फाइल कहाँ से डाटा मिलेगी? सेट जो है ना वो आप जो है वो कैगल पे चले जाएं, और या मैं अभी चैट में भी दे देता हूँ। कैगल पे जाके यहाँ लिख लें सोनार रॉक माइन कोई, जी जोर जोर से अपने आप डाटा डाटा सेट में आ जाए। ये आ गए यहाँ डाटा सेट में, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे आप लोग, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाटा सेट के अंदर जाएं, सर्च में लिखें और डाउनलोड करें। सर ये डायरेक्टली कैगल पे हो सकता है अपलोड? डायरेक्टली मतलब? सर मतलब डायरेक्टली अगर हम कैगल से कोलैब पे अपलोड करना चाहें तो ऐसे पॉसिबल है? कैगल के ऊपर आप अपनी नोटबुक बना सकते हैं और कैगल पे ही काम कर सकते हैं।
कैगल पे आईडी वगैरह क्रिएट कर लें, कैगल पे ही अपनी नोटबुक वगैरह ये यहाँ पर है, न्यू नोटबुक खोलें और काम शुरू कर दें। ठीक है, कैगल की आपकी क्लास तो हुई थी, सर नोमान ने कराई थी, अगर नहीं है तो सर एक क्लास दोबारा करा देंगे कैगल पे। तो मैं अगली क्लास में हम कैगल पे ही काम कर लेंगे। ठीक है, कैगल पे हम अपनी नोटबुक कैसे अपलोड, कैगल कर्नल और ये सारी चीज़ें जो है ना कैसे जाती हैं, और ये मैं आपको अगली क्लास में इंशाल्लाह, मैं भी थोड़ा प्रिपेयर हो जाऊंगा चीज़ों को लेके ना, तो फिर आराम से करा दूंगा। ठीक है सर। तो अभी हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, मेरे पास डाउनलोडेड फॉर्म में था तो मैंने रख लिया, इसका नाम रख लिया। अब ये कोड मुझे जो है वो लैब के ऊपर जो है वो अपलोड करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फाइल सेक्शन, ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करके बटन बना हुआ है अपलोड टू सेशन स्टोरेज। अच्छा, जो भी डाटा आप वो लैब पे स्टोर करेंगे वो आफ्टर 24 आवर्स जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप स्टोर नहीं करें, अगर आपकी नोटबुक रनिंग मोड में भी है तब भी वो 24 आवर्स के बाद वो लैब पर से हटा दिया जाएगा। अगर आपने नोटबुक बंद कर दी है वैसे ही तो फिर तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। अपलोड के अंदर आप यहाँ पर आएँ, अपलोड में, और आपके पास जो है ये सोनार आपने डाटा सेलेक्ट किया है तो CSV फाइल ये भी बता रहा है, देखें अपलोडेड फाइल विल गेट डिलीटेड विद इन दिस रन टाइम इज रिसाइकल्ड। जब भी रिसाइकल्ड होगा आपका डाटा वहाँ पे हटा दिया जाएगा। तो ये डाटा जो है वो अपलोड हो गया, अब हमारे पास डाटा मौजूद है। अच्छा, अब डाटा तो मौजूद है, नाउ व्हाट टू डू, क्या क्या इंपोर्ट करते हैं हम, क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम अपने इंपोर्ट में, हमारा सबसे पहला इंपोर्ट जो होता है वो नंपाई का होता है। ठीक है, अगर नंपाई इंपोर्ट किया हमने, इंपोर्ट पांडास किया। अभी चूंकि अभी हम और इंपोर्ट नहीं कर रहे, हमने अभी दो चीज़ें हमारी बेसिक हमारे जहन में, जैसे चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती जाएंगी हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब डाटा के साथ मैं क्या करने जा रहा हूँ, pd.csv फाइल में हमारा डाटा है, CSV, उसका नाम जो है वो क्या है, sonar.csv। तो ये डाटा मुझे अपलोड करना पड़ रहा है अभी। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ये डाटा अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर रखूँ। अगर डाटा बहुत बड़ा होता है, इमेजेस में जब हम काम करेंगे तो इट विल बी अ बिग डाटा, तो उसको अपलोड करना बार बार, फिर हमारा रन टाइम रिसाइकल हो गया या अगले दिन दोबारा काम किया दोबारा अपलोड करना, आपकी सारी बैंडविड्थ जो है, सारा पैकेज इंटरनेट का जो उसी में ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, हम अपलोड नहीं करते बल्कि हम अपनी गूगल ड्राइव को माउंट करा लेते हैं अपनी नोटबुक के साथ। ठीक है, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है कि हम ड्राइव को माउंट करा लेते हैं अपनी नोटबुक के साथ। सिंपल सी एक लाइन की कमांड होती है, आपको एक्सप्लोर करनी है कि गूगल ड्राइव को, एक फोल्डर को हम कैसे माउंट कराते हैं। वो लैब के अंदर आप यूट्यूब पे लिखेंगे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, शोर नहीं करे बेटा। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आपने ये डाटा जो है वो कर दिया, कोई एरर नहीं आया, कोई फाइल एरर नहीं आया, इसका मतलब डाटा जो है वो मिल गया। सबसे पहला स्टेप डाटा के बारे में क्या होता है कि मैं जानूँ डाटा की शेप क्या है भाई, कितनी रोज और कितने कॉलम्स है, ये मुझे बता रहा है। बहुत थोड़ा सा डाटा है, इसके अंदर जो है वहाँ पर 207 रॉस एंड 61 कॉलम्स है। बहुत थोड़ा डाटा है, बहुत ही थोड़ा डाटा है। सर दो चीजें पूछनी थी, डाटा का जो फॉर्मेट होगा हमेशा .csv में आएगा या कुछ और भी फॉर्मेट में हो सकता है डाटा? एक्सेल भी हो सकता है, CSV भी हो सकता है। हमने पांडास में बहुत सारे फॉर्मेट पढ़े थे, पिकल फॉर्मेट हो सकता है, HTML से उठा सकते हैं, लेकिन इनको कन्वर्ट हम CSV में ही कर लेते हैं। ठीक है ना,
लेकिन यहाँ पांडा से डायरेक्ट भी लोड हो सकता है, HTML से भी लोड हो सकता है। सर H5 में भी होता है। ये अगर आपको मैं यहाँ दिखा दूँ और डाटा एनालिसिस यहाँ पर है ना, डाटा लोडिंग एंड स्टोरेज फाइल फॉर्मेट्स, यहाँ आप देखेंगे ये बहुत सारे फॉर्मेट है, CSV, टेबल, HTML, JSON, पिकल, बहुत सारे फॉर्मेट हैं। इनकी एक एग्जांपल यहाँ लिखी हुई तो गो थ्रू कर लेंगे, जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो एज पर रिक्वायरमेंट एक्सप्लोर करके उसको यूज कर लें फटाफट। हर चीज जहन में रहती नहीं है बंदे के, भी डन ये लोड हो सकता है। ठीक है सर। और सर मैंने यहाँ पर की जी। और दूसरी बात ये है कि सर सॉरी अगर कोई पहले क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम Kaggle से डाटा डाउनलोड करेंगे फिर हम उसको ड्राइव में अपलोड करेंगे, फिर यहाँ से हम नोटबुक में एक्सेस करेंगे या हम डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं Kaggle से? Kaggle से जब हम डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे सिस्टम के अंदर आ जाएगा, फिर तो हमारा लोकल डाटा हो जाएगा ना। तो वो अपने रूट डायरेक्टरी में जहाँ हम फाइल पे काम कर रहे हैं वहाँ रख लेंगे, या हम यहाँ अपलोड कर देंगे वो लेबोरेटरी पे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अच्छा जी, तो ये हमें कह रहा है कि भाई आपके पास 207 एंट्रीज हैं, 0 to 206 उसके इंडेक्स नंबर हैं, डाटा डॉट कॉलम्स डॉट 61 कॉलम्स हैं, और डाटा टाइप जो है वो क्या है, हर कॉलम की डाटा टाइप बता रहा है फ्लोट। सारा डाटा हमारे पास फ्लोट है, फ्लोटिंग पॉइंट में सारा डाटा। इसका मतलब कोई कॉलम नॉन न्यूमेरिक नहीं है, अगर नॉन न्यूमेरिक होगा तो मुझे उसको इनकोडेड करना पड़ेगा। नॉन न्यूमेरिक के केस में स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा होगा या ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है टाइप में, इसका मतलब वो वहां पर क्या है, इट्स अ नॉन न्यूमेरिक कॉलम। अच्छा, तो नॉट नल, कोई वैल्यू नॉट, सब नॉन नल वैल्यू, यानी कोई वैल्यू नल नहीं है, इसका मतलब डाटा भी कोई मिसिंग नहीं है। ठीक है, एक ये कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है। देखिए मैंने बताया ना, एक कॉलम जो है वो ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर डाटा देख लो कैसा आ रहा है, लिखा हुआ है आर। अभी मैं इस पे बात करता हूँ। तो एक हमारा ऑब्जेक्ट कॉलम, यानी ये स्ट्रिंग होगा, नॉन न्यूमेरिक होगा, एक है, यानी 60th कॉलम जो है, 61th कॉलम, 60th उसका इंडेक्स होगा, वो हमारे पास नॉन न्यूमेरिक है। तो ये इन्फो हमारे पास आ गई। तो अगर आप कॉलम के नाम जानना चाह रहे हैं, नाम वगैरह इन्होंने दिए नहीं है डाटा के अंदर, सिर्फ डाटा दिया है। और उसके अब मैं बाकायदा जो है वो क्या कर सकता हूँ, डाटा डॉट हेड करके ओरिजिनली मैं डाटा को देख सकता हूँ कि क्या सीन है। ये देख, ठीक है ना, ये हमारे पास जो है वो डाटा है, एक कॉलम है, और आखिरी कॉलम जो है उसके अंदर आर। और अब डाटा को डिस्कस कर लेते हैं। किसी को मालूम है व्हाट इज दिस डाटा अबाउट सोनार? जी नो सर। सर सोनार तो कोई अंडर वाटर मेरा कम्युनिकेशन में या हाँ, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए जरूरत होता है, यूज होता है। तो सोनार ये रेडिएशन होती हैं जो आमतौर पे पानी के जहाज़ों में या सबमरीन के अंदर सिस्टम लगा होता है, कि ये रेडिएशन जाती हैं और ये चीज़ों से टकरा के वापस आती हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी और सारी चीज़ें जो है वो चेक करके ये गैस किया जाता है कि जिस चीज़ से रेज जो है वो टकरा के आई, आया वो कोई रॉक है या कोई, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है कि वो हमने गैस करना है, हमने प्रिडिक्ट करना है कि वो रॉक से टकराई है या कोई माइन बिछी हुई है, कि जहाज जाए और सबमरीन जाए उससे टकराए या टच हो जाए और तबाह हो जाए। तो उसके लिए वहाँ पर तो सिस्टम बना होता है, उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये रॉक है या माइन है। हम यहाँ मशीन लर्निंग सिस्टम बना रहे हैं जो डेटा को देख कर
ही प्रिडिक्ट कर देगा कि ये रॉक है या माइन है। किसी किसी की उसे मैनुअल कैलकुलेशन जो है वो, ह्यूमन कैलकुलेशन जो है इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो दो क्लासेस हैं इसके अंदर, जो आर और एम। सारा डाटा, क्योंकि हम ये काम पहली दफा कर रहे हैं डाटा के साथ ना, अभी तक हमने किसी एग्जाम्पल में ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो फोकस रहेगा चीज़ों को समझने में कि हम किस तरह डाटा को जो है सारी प्री प्रोसेसिंग हो रही है। तो अब जब मैं ये डाटा देख रहा हूँ, पूरा डाटा, तो मेरे पास पूरा डाटा नहीं देखा मैंने, पूरा डाटा व्यू का पूरा डाटा नहीं कराता हूँ मैं आखिरी कॉलम जो है, जो मेरा प्रिडिक्शन कॉलम होगा कि मैं क्या प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ। अभी मैंने वर्क फ्लो में भी आपको बताया कि आप देखते हैं कि आपका डाटा क्या है और आपको प्रिडिक्ट क्या करना है और आपकी क्लासिफिकेशन कौन सी है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपने आखिरी कॉलम को देखने जा रहा हूँ। कैसे देखूंगा भाई? डाटा डॉट ऐसे, अगर मैं स्लाइस करके निकालूं तो मैं उसको कैसे कहता हूँ भाई? बताएं भाई आप लोग। क्या स्लाइस लिखूं कि लास्ट कॉलम मेरे पास आ जाए? मैं इसको नाम भी दे देता हूँ भाई, जी। क्या होगा भाई? डाटा, शाबाश शाबाश, बेटा वो कॉलन -1 -1 यूं। यस सर। ओके, अच्छा इसको चला के देखता हूँ, रिजल्ट बताएगा कि आप सही हैं या गलत हैं। डाटा डॉट LOC सर कर रहे हैं। डाटा डॉट आई लॉक लगा दें, जी इट सर। विल वर्क। चलो, हमारे पास ये सही चलेगा। अब मैं लास्ट कॉलम को व्यू करता हूँ कि व्हाट इज आवर लास्ट कॉलम। तो ये लास्ट कॉलम जो है मुझे बता रहा है कि मेरे पास शुरू में सारे आर हैं और आखिर में सारे एम हैं। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि मैं कैसे काउंट करूं कि कितने आर हैं और कितने एम हैं? So sum या count? जी सर काउंट के कोड से np डॉट काउंट। क्या लिखूं भाई? लास्ट अंडरस्कोर कॉलम डॉट काउंट। अगर सर मैंने लोड नहीं करा हुआ अपने पास। अच्छा, अभी देखें स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना सर? यस सर। यस सर, इससे आ गया। अच्छा देखो, मैंने ये प्रैक्टिस क्यों कराई है? देखो, क्योंकि नॉन प्रैक्टिस होने की वजह से ना चीज़ें, छोटी चीज़ें हमें मालूम नहीं है। अच्छा, हम कोई हो सकता है कि हम इसको खुद काउंट करने बैठ जाते, कोई फॉर लूप लगा के उठा लेते, उसके काउंटर चला लेते, लंबे काम कर लेते। ठीक है, ये शुरू में अभी आपके साथ जो है वो छोटी चीज़ों में ऐसा होगा। तो प्रैक्टिस जब आपकी रहेगी नमपाई की, पांडास की, तो आपके जो है छोटी टेक्निक्स जो है वो आपके जहन में रहेंगी। अच्छा, ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास 111 क्लासेस, 111 जो है वो रॉज जो है वो एम क्लास से हैं और 96 रॉज जो है वो आर क्लास से हैं। अच्छा, डाटा बैलेंस है, तकरीबन बैलेंस है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो चलेगा। अच्छा, अब मसला क्या है? अब मुझे इस डेटा में से क्या करना होता है भाई? मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि मेरे पास, मुझे अपने इस डेटा के अंदर से क्या क्या काम करने हैं। मैं फॉर एग्जांपल, मेरी रॉज जो है वो ये रॉज है, और इसके साथ साथ जो है ना मेरे पास ये बीच में सारे वैल्यूज हैं, और यहाँ मेरे पास जो है ना वो बहुत सारे, इसको मैं कह सकता हूँ आर और एम है। मुझे अपने डाटा में से क्या करना है? स्लाइसिंग करनी है। तो मैं कह दूंगा यार मेरा 70% डाटा जो है वो क्या है, ट्रेनिंग में डाल दो, और 70% लेबल भी जो है वो ट्रेनिंग लेबल में डाल दो।
ठीक है, और 30% जो है डाटा जो है मेरा वो टेस्टिंग में डाल दो, और 30% लेबल भी जो है वो टेस्टिंग में डाल दो। ठीक है, टेस्ट लेबल। लेकिन एक मसला है, मसला क्या है कि ये डाटा अगर मैं ऐसे ही निकालूंगा, हमने पढ़ा भी था ये बात मिक्सअप कि नहीं होगा। अगर तो ट्रेनिंग के अंदर सारी क्लासेस जो है आर वाली आ जाएंगी और टेस्टिंग के अंदर सारी क्लासेस जो है एम वाली आ जाएंगी, तो ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो हमें डाटा को क्या करना पड़ता है, शफल करना पड़ता है। ये हमने बात थर्ड चैप्टर के अंदर भी जो है हमने इस बात को बाकायदा उसने लिखाया था। क्या बेटा? नहीं कि टाइम सीरीज का जो डाटा है उसको हम शफल नहीं करेंगे, लेकिन जो नॉन टाइम बेस्ड डाटा है उसको हम लाजमी जो है वो डाटा को शफल कर लेंगे। तो सर इसके लिए हम np.random वाला कोड यूज करेंगे ना शफल करने के लिए? हम इसके अंदर जो है ये कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे डाटा को लिखूं डाटा डॉट सैंपल, ये डाटा के सैंपल उठाएगा। क्या है अभी फ्रैक्शन में जो है यहाँ पर आप पास करते हैं 1। ठीक है, अच्छा अभी ये मैंने एक तरीका बता दिया है। नाउ यू गो एंड एक्सप्लोर ऑन गूगल, या जो रैंडम का तरीका आएगा या सैंपल से मैं यहाँ डाटा उठा लूँ। सर फ्रैक में से टी हटा दें आप। सॉरी फ्रैक लगा दिया मैंने। सर यहाँ शो रहा है कि ये सैंपल मेथड ऑफ योर डाटा फ्रेम टू सैंपल और रोज विदाउट रिप्लेसमेंट। इसने शफल कर दिया है, ठीक है, ओरिजिनल डाटा को। ठीक है, अब हमारा डाटा शफल हो गया। तो डाटा शफल होने के बाद अब मुझे जो है वो स्लाइस करके 2 पोर्शन बनाने हैं। पहले एक तो मुझे क्या करना है, लेबल्स अलग करने, सारे लेबल्स अलग करने और सारे डाटा अलग करना है, यानी एक्स अलग करना है और वाई अलग करना है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं, मैं यहाँ पे क्या देता हूँ भाई, x_data। अब मैं स्लाइस लिखने जा रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा भाई, डाटा के अंदर जाओ, डाटा डॉट आई लॉग करो। आई लॉग करने के बाद फ्रॉम स्टार्ट रॉ लो सारी और एंड तक सारी रॉ में जाओ, और कॉलम नंबर 0 से शुरू करो और कॉलम नंबर -1 तक जाओ। -1 शामिल नहीं होगा तो आखिरी कॉलम रह जाएगा और बाकी सारा डाटा जो है वो एक्स डेटा में चला जाएगा। ये मैंने स्लाइस लिख दिया। मैं खुद इसलिए लिख रहा हूँ, टाइम कम है हमारे पास, आप लेकिन सीख लें। ठीक है, अब मेरे पास एक्स डेटा जो होगा उसके अंदर लेबल्स नहीं आ रहे होंगे, आखिरी कॉलम जो है वो नहीं आ रहा होगा। लेट्स सी, ये देख वो आखिरी कॉलम अब यहाँ से गायब हो गया है। अब मुझे आखिरी कॉलम जो है वो उठाना है। मुझे क्या बताना है भी, वाई डाटा। वाई डाटा के लिए स्लाइस क्या लिखूँ भी, डाटा के अंदर जाएं, क्या करना है भी, डाटा के अंदर सारी रॉस उठा लें, कॉमा, लेकिन कॉलम सिर्फ कौन सा होना चाहिए, 60th कॉलम, जिसका इंडेक्स जो है वो 60 है। 60 कॉलम, जिस तरह अभी मैंने ऊपर लेबल्स उठाए, यही लेबल चाहिए ना, ये वाला, ये चाहिए ना, लास्ट कॉलम यही है ना, यही वाली, हाँ यही वाली स्लाइस लिख दूं मैं। क्या मैंने इसको लास्ट कॉलम कहा था, मैं यहाँ इसको क्या नाम दे रहा हूँ, वाई डेटा नाम दे रहा हूँ, कोई मसला नहीं। 60th कॉलम लिख दो, या -1 लिख दो। सर ये हर बार हमें लास्ट कॉलम ही स्लाइस करना होगा? दोबारा बोलिए। सर ये जब भी हमारे पास इस डेटा सेट आएगा तो उसमें हमें ये मतलब कैसे पता चलेगा कि हमने लास्ट कॉलम को स्लाइस आउट करना है या फर्स्ट को करना हाँ, है? ये देखें, आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि ये कैसे पता चलेगा। मैं आपको इधर आता हूँ, आपको बताता हूँ।
देखो बेटा, बात ये है कि मेरे पास जो है वो डाटा सेट है, ठीक है। मेरे पास डाटा सेट है, किसी बंदे की एज है, ठीक है, उसकी हाइट है, उसका वेट है, ठीक है, और हाइट हो गई, वेट हो गई, उसको चलो 3 वेरिएबल ही ले लिए मैंने। उसको मैंने कहा अभी डायबिटीज है। अब ये मेरी चॉइस है कि मैं क्या प्रिडिक्ट कराना चाह रहा हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इन तीनों को इनपुट बना के डायबिटीज है या नहीं ये प्रिडिक्ट करा लूँ, इट्स अप टू मी। मैं ये कर सकता हूँ कि भाई इन तीनों को मिला के एक्स बना लूँ और हाइट प्रिडिक्ट कराना शुरू कर दूँ। हो सकता है कि मैं इन तीनों को मिला के जो है ना वो बोलूँ कि भाई एज प्रिडिक्ट कर दूँ। तो ये मेरी अपनी चॉइस है कि मेरा टारगेट वेरिएबल क्या है, मैं क्या जानना चाह रहा हूँ अपने डेटा में से। अभी मैंने बात की थी यहाँ पर वर्क फ्लो ऑफ मशीन लर्निंग में कि वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए डाटा क्या है और उस प्रॉब्लम का टारगेट वेरिएबल क्या है, हम ढूंढना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले डेटा सेट के अंदर जो चीज हम ढूंढना चाह रहे हैं वो लास्ट में हमारे पास पड़ी हुई है। आमतौर पे लास्ट में ही वो कॉलम जो है वो मौजूद होता है। बात क्लियर है बेटा? जी रिस्पेक्ट, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, तो ये मामला हो गया। अब हमारे पास क्या है, ये मैंने यहाँ से वाई डेटा। सर एक बात पूछनी सर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास सोलर हार्वेस्टिंग डेटा है और दो ही कॉलम है हमारे पास, एक तरफ हमारे पास टाइम है और एक तरफ हमारे पास इरिडियंस वैल्यू है, ठीक है सर। और हमें प्रिडिक्ट करना है कि अगर 3 दिन की डेटा हमारे पास है, हमें प्रिडिक्ट करना है कि चौथे दिन हमारे पास सन और मेरा मतलब कि वेदर कैसा होगा या हमारे पास इरिडियंस वैल्यू क्या होगी। ठीक तो है, फिर उस केस में हम मेरा मतलब कि हमारा फिर डेटा के साथ कैसे खेलेंगे, मेरा उसको रीशफल तो बिल्कुल। हमें नहीं कर ये वाला पाएंगे। जो आपका डेटा है ना, ये वाला जी जी डेटा आपका टाइम सीरीज का डेटा है, क्योंकि इसमें टाइम इन्वॉल्व है ना। जी जी आप डेट वाइज अपने डेटा को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताऊं, जी समझिएगा जरा। ये अब यही सवाल आ गया तो मैं इसको यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास जो है ना, मैं एक्सेल खोलता हूँ, एक्सेल पे जल्दी से काम हो जाएगा ना। वेक्टर रिग्रेशन करनी पड़ती है यहाँ पर। चलो, अच्छा जैसे मेरे पास ये कोई डेट चल रही है, मैंने कहा अभी 01-01-2021, ठीक है। अब मैंने इसको जो है वो क्या कर दिया, 1 महीने का डेटा बना दिया, फरवरी जनवरी यहाँ तक, ठीक है। 31 जनवरी तक का डेटा हो गया मेरे पास। और या कोई भी डेटा वैल्यूज है, मैंने यहाँ पर वैल्यूज जो है ना वो डाल दी अपनी तरफ से, ठीक है। और सर आप एक ही कॉलम कंसीडर करें आप अभी। मैं एक बार हो गया तो फिर अच्छा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब हमारा क्या कहना है कि भाई हमारे पास जो है वो क्या सीन है कि अब ये वैल्यूज हैं, प्रीवियस डेट की वैल्यूज हैं, मेरे पास 31 तारीख तक की वैल्यूज हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ मेरे पास क्या होगा जी 1 फैब को, यही है ना मसला, जी जी सर 1 फैब को जो है ना वो क्या क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या होगा। अच्छा, अब ये जो मुझे एक साथ जो है वो क्या करना है, बहुत सारे कॉलम प्रेडिक्ट करना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये चीज जो है वो क्या कहते आपके पास, इसको हम कहते हैं, ये टाइम सीरीज से होगा वेक्टर रिग्रेशन। इसके अंदर हम डेटा, हमारा जो एक्स वाई जो है ना वो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ हमारा वाई नहीं है, ठीक है, ये हमारा वाई नहीं है। हम इसके अंदर डाटा को क्या करेंगे, मुख्तलिफ तरह से काम करेंगे, जरा डिफरेंट काम होगा। हमारा एक्स जो है ना, फॉर एग्जाम्पल शुरू के 10 दिन है, ये हमारा ट्रेंडिंग हो गया। और इन 10 दिन की बिहाफ पे मैं 11वें दिन, ये जो 11वां दिन है ना, ये हमारा क्या होगा, वाई होगा। मैं इसको यूं करता हूँ,
ये 10 दिन जो है हमारा ट्रेनिंग हो, 11वां दिन वाई हो गया। अब अगली दफा क्या होगा, एक रॉ नीचे उतरेंगी और ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा एक्स हो जाएगा और उसका ये वाला जो अगला दिन है ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास का वाई हो जाएगा। एंड सो ऑन, डे बाय डे हम करते चले आएंगे। तो एक वक्त हमारी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ तक हो जाएगी और हमारा जो प्रिडिक्टेड वाई होगा वो ये हो जाएगा। देख रहे हैं आप? तो ठीक है। अब इसके अंदर पूरा एक रिकॉर्ड कॉलम की वैल्यू जो है हमारे पास वाई नहीं है, वहां पर रॉ ही जो है एक्स है और रॉ ही जो है वो वाई है। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितना आ जाए दैट्स वेरी गुड। फिर बाकी जब टाइम टाइम आएगा सीरीज के जो हैं वो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, टाइम सीरीज के जो है वो डिफरेंट फोरकास्टिंग मेथड्स होते हैं। तो जी इस केस में जो है वो सर मोस्ट रीसेंट ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो यूज हो रहा है। जी हाँ। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पलरी जो है वो थोड़ा सा ले लिया ताकि वो जो बात कर रहे थे वो क्लियर हो जाए, क्योंकि वो समझ में नहीं आता ना कि रॉ किस तरह हमारे पास रॉ इनपुट भी रॉ होगी और आउटपुट भी रॉ होगी। अच्छा, ये हमने वाई डाटा जो है अलग कर लिया। अब हमारे पास एक्स और वाई आ गया। अब इस एक्स और वाई में से मुझे क्या करना है, ट्रेनिंग एक्स निकालना है और टेस्टिंग एक्स निकालना है। तो क्या क्या काम करना है अभी मुझे, ट्रेनिंग एक्स निकालना है एंड टेस्टिंग एक्स निकालना है और ट्रेनिंग वाई निकालना है और टेस्टिंग वाई निकालना है। ठीक है, क्या करूं उसके लिए, आमतौर पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है भाई, 30-70 की होती है। आमतौर पे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन 30-70 की होती है। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, एक्स में से एक्स ट्रेन निकालने जा रहा हूँ। एक्स ट्रेन निकालने के लिए अब मैं स्लाइस लिखूंगा। ठीक है, क्या स्लाइस लिखूं भाई, दो तरीके हैं, समझिएगा भाई। दो तरीके ये हैं कि एक तो है कि मैं मैनुअली जो है मैनुअली यहाँ पर जो है ना हमारे पास 207 रॉ है। 207 का मैं क्या करूं भाई, 70% कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा अभी, 207 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70। तो ये मुझे क्या दे देगा, वो नंबर दे देगा। भाई 145 रिकॉर्ड्स जो हैं वो ट्रेनिंग के अंदर जाएंगे और इसमें से माइनस करा लूँ मैं अगर टोटल में से जो रिकॉर्ड बनेंगे, अगर मैं यहाँ पर चलो 30% लिख लूँ तो मेरे पास 62 रिकॉर्ड्स जो हैं वो टेस्टिंग में जाएंगे। लेकिन ये मैनुअली कैलकुलेट कर लिया, थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि अगर डाटा आगे पीछे होता है तो हर दफ़ा जो है वो मामला जो चेंज हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं इसको क्या कर लें, थोड़ा बेहतर कर लें काम। मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि भाई रॉ नंबर 0 से शुरू करो और कहाँ तक जाओ, कहाँ तक जाने की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसकी जाने की एक्स डाटा डॉट शेप, एक्स डाटा की शेप में जाओ और शेप में से क्या उठा लो, शेप में से नंबर ऑफ रॉस का टोटल उठा लो, नंबर ऑफ रॉस का टोटल उठा लिया। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.70 से। अब ये हमेशा के लिए 70% हो गया, चाहे एक्स शेप में डाटा जो है वो 10,000 का हो, 1,000 का हो, 200 का हो, ये हमेशा 0 से लेके 70 तक का डाटा जो है वो क्या कर लेगा, उठा लेगा। और कॉलम मुझे सारे चाहिए एक्स ट्रेन के अंदर, क्योंकि वाई तो वहाँ पर है ही नहीं। ये मैंने काम किया तो मेरे पास कोई एरर ना आना चाहिए। अच्छा, एक एरर आ गया, एरर इनवैलिड सिंटैक्स। अभी गलती दुखे जरा, सर वो एक्स से पहले कॉलम है जी सर, ये एक्स से पहले कॉलम है, एक्स अंडरस्कोर डेटा से पहले। क्या लगेगा, 0। 0 लगाऊं, 0 ना भी लगाऊं तो एक्स
अच्छा यहाँ पर मैंने वो नहीं दिया ना, कहाँ से स्लाइस करना है यार, एक्स डेटा नहीं दिया ना, हाँ तो ये तो बताया नहीं कहाँ से उठाना है। अच्छा जी, आई लॉक लगाना पड़ेगा, डॉट आई लॉक डॉट आई लॉक। अच्छा जी, 70% जो है वो कितना बन रहा है, डेसिमल बन रहा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोले, इंटीजर में, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ ना, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये 144 एग्जैक्टली बन गया, कोई एरर नहीं आया, शुक्र हो गया। ये एक्स ट्रेन निकाल लिया मैंने। अब मुझे क्या निकालना है, वाई ट्रेन भी निकालना है। सेम स्लाइस चलेगा लेकिन वहां पर कौन आएगा, वाई डेटा आएगा, वाई डेटा डॉट आई लॉक, ठीक है, कॉलन इंटीजर वाई डेटा डॉट शेप, सर ये राउंड ब्रैकेट के अंदर आएगा ये, सॉरी वाई डेटा डॉट शेप। अच्छा, वाई डेटा की शेप जो है वो 2 डायमेंशन नहीं है, 1 डायमेंशन है, तो वहाँ 2 डायमेंशन का स्लाइस देने की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ मैं दे सकता हूँ यहाँ पे 0 से शुरू करो, लिस्ट के स्लाइस की तरह दे सकता हूँ, डॉट शेप ऑफ वाई डेटा की लेंथ ही ले लूँ तो अच्छा है, क्या कहते हैं आप लोग, लेंथ ऑफ वाई डेटा, जितनी भी लेंथ है उसका क्या निकालना है मुझे, 70%। सर इसको भी इंटीजर करना पड़ेगा। हाँ, इसको भी सर इंटीजर, लेंथ के बाहर इंटीजर, लेंथ से पहले तो इंटीजर में कन्वर्ट किया, यहाँ ब्रैकेट लगाया। हाँ भी काम हो गया मेरे ख्याल से, सही हो गया। कॉमा लगाना पड़ेगा आपको कहाँ पर, यहाँ, राउंड ब्रैकेट के बाद। यस सर। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि वो 1 डायमेंशन शेप है, काम हो जाना चाहिए, हो गया, ठीक है। अब एक्स ट्रेन भी निकाल लिया, वाई ट्रेन भी निकाल लिया। टेस्ट के लिए क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिर्फ इसको क्या दे दूंगा, 30% दे दूंगा, ठीक है। ये काम में एक लाइन में भी कर सकता हूँ, इस तरह हम बुक वाले करके देते हैं हमें। यहाँ पे एक्स ट्रेंड लगाया, यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, एक्स टेस्ट, और अंडरस्कोर लगाया, और यहाँ इसके आगे कॉमा डाल के ये वाला स्लाइस उठाया, कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पर कितना दे दिया इसको मैंने, 30। क्या ख्याल है, हो गया काम, नहीं सर, सही हो गया, ओके है ना। 2 वैल्यू आएंगी, दोनों इधर चली जाएंगी। इस तरह वाइट एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट हो गया, और वाई ट्रेन, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, वाई टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर भी यही काम करूँगा, कॉमा लगाया, इसको कॉपी मारा। अच्छा, रिमेंबर कि हमने शफल कर लिया है, शफल नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हो गया, ये मैंने चला दिया, ऊपर वाला सेल भी और नीचे वाला सेल भी, ठीक है जी। हमारा डाटा जो है वो तैयार हो गया, हमारे पास चारों सेट जो है वो निकल के आ गए, एक्स ट्रेन भी वाई ट्रेन भी। अब आपने यहाँ से क्या काम करना है भाई, आपने सिंपली जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन का मॉडल जो है बनाना है। बुक में आपके पास बाइनरी क्लासिफिकेशन का मॉडल बना हुआ है, कोई इशू नहीं है, अभी आप छाप के काम कर लें, कोई इशू नहीं है। बाइनरी क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर करी थी, कहाँ पर, न्यूज़वायर, ये हमने मॉडल बनाया हुआ, ठीक है। आपने इसको कॉपी मारना है, शेप वगैरह अपने हिसाब से रखनी है। आपकी शेप कितनी आएगी भाई, इनपुट शेप क्या होगी, 60 कॉलम है ना हमारे पास, यस सर, ठीक है। 60 के हिसाब से यहाँ अपनी मर्जी के आप नंबर ऑफ नोड्स जो है वो क्रिएट करें। लास्ट लेयर में बाइनरी है, सिग्मॉइड ही रहेगा, RMS प्रॉप, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, एक्यूरेसी,
और ये मॉडल डॉट फिट चला दें और उसके बाद इवेल्युएट चला दें। आपकी एक्यूरेसी बहुत ख़राब आएगी क्योंकि डाटा बहुत कम है। फिर आपने क्या करना पड़ेगा, जब आपकी एक्यूरेसी कम आ जाएगी, ख़राब मॉडल परफॉर्मेंस होगी कम डाटा होने की वजह से, फिर आप फ़ौरन भागेंगे कहाँ पर, के फोल्ड, रिग्रेशन वाली एग्जाम्पल पे, और यहाँ से आप क्या करेंगे, के फोल्ड उठाएंगे। क्या उठाएंगे, के फोल्ड लगाएंगे। जी बेटा। सर ये इम्बैलेंस डाटा नहीं है, मतलब लाइक बेटा इसमें बहुत ज़्यादा इनबैलेंस नहीं है, थोड़े से रिकॉर्ड का फर्क, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। अगर वो बात होती कि एक जो है वो 111 आ रहा है, एक 96 समथिंग आ रहा है, अगर ऐसा होता कि एक 96 होता और दूसरा 200 टच कर रहा होता तो दैट वाज थोड़ा महसूस होता कि इम्बैलेंस हो रहा है। 4-5 रिकॉर्ड जो है कोई इशू नहीं, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी खराब आएगी, फिर आपने के फोल्ड इम्प्लीमेंट करना है। हो जाएगा भाई? यस सर हो जाएगा। आप सिर्फ कॉपी करना है आपने और ये काम करना है। बाकी जो स्लाइसिंग का और डाटा सेट रेडी करने का काम था वो मैंने कर दिया है, उसमें भी कम काम किया है क्योंकि डाटा में मिसिंग वैल्यूज कोई नहीं थी, कहीं हमें जो है ना डाटा को नॉर्मलाइज नहीं करना है, उसकी भी रेंज हमने चेंज नहीं करी है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो CSV का डाटा, अगर मैं यहीं से दिखा दूँ बोलूँ एक्सेल में, तो तकरीबन सारी रेंजेस जो हैं वो 0 1 वाली हैं। अगर कोई 1 में या 100 में 1000 में वैल्यूज होती तो हमने डाटा की स्केल डाउन करते हैं, याद है ना, वो भी करना पड़ता। बहुत सारा अभी हमने प्री प्रोसेसिंग, हाँ नॉर्मलाइज करते, अभी तक हमने बहुत सारा प्री प्रोसेसिंग का काम भी यहाँ पर नहीं किया है। हो सकता है इन्होंने करके रखा हो जब भी सारी वैल्यूज इसमें आ रही है, ठीक है। तो ये मॉडल आपने बनाना है, इसके ऊपर के फोल्ड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और तकरीबन आपकी एक्यूरेसी के फोल्ड के बाद जो है ना 85 प्लस जो है वो आ जाएगी आराम से। लेकिन एक चीज रह गई, वो मैंने अभी आपको बताई नहीं, इंपॉर्टेंट चीज तो रह गई। लेबल हमारे नॉन न्यूमेरिक हैं, लेबल को हमने क्या करना पड़ेगा, वन हॉट इनकोड करना पड़ेगा। लेकिन वन हॉट इनकोड नहीं करिएगा आप, क्योंकि 2 ही लेबल हैं। बाइनरी के केस में वन हॉट इनकोड नहीं करें, उसको मैनुअली आप क्या कर लें, सिंपल यहाँ लिखें df डॉट अपना क्या नाम है भाई डाटा का, सर डाटा ही है। नहीं, मुझे ये काम शुरू में करना चाहिए था ऊपर, मुझे ये काम डाटा को शफल करने के बाद कर लेना चाहिए था। क्या ख्याल है आपका, ताकि वहीं पर लेबल जो है ना चेंज हो जाते। कहाँ गया भाई, ये मेरा शफल किया ना मैंने, इससे पहले ही कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पर आता हूँ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर सीधा भी, डाटा डॉट रिप्लेस, रिप्लेस के पैरामीटर्स आप देख लें, इसको किससे रिप्लेस करना है। आप उसको कह रहे हैं पूरे डाटा में जहां R मिले उसको 1 कह दो, जहां M मिले उसको 0 कह दो, वो एक ही कॉलम के अंदर सब जगह रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ 1 नॉट की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 ही हैं। हो जाएगा, याद रहेगा? यस सर। ठीक है, तो ये आसान तरीका है, वरना मैं इसको फॉर लूप लगा के वैल्यूज उठाऊं। मैंने कहा पांडास के अंदर फॉर लूप लगाने की क्या जरूरत है, हमने पांडा पढ़ी इसीलिए कि हम लूपिंग से बचें। तो हमने डाटा के अंदर बोला कि डाटा के अंदर जाओ, जहां जहां R पड़ा हुआ है वहां वहां 1 कर दो, जहां जहां M पड़ा हुआ है वहां 0 कर दो। ऑलरेडी हमारे लेवल 1-0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली नोटबुक शेयर कराने की जरूरत है या खुद काम करेंगे? चलो ठीक है, मैं इसको शेयर करा दूंगा, सरनोमान को दे दूंगा, वहां पर डाल देंगे, लेकिन काम उसमें यहीं तक रहेगा, आगे आपने खुद करना है। एक डाटा सेट जो है ना, बाइनरी क्लासिफिकेशन तो हमने ले लिया है, मल्टी क्लासिफिकेशन का भी डाटा सेट देंगे, पूरा यही काम होगा, लेकिन वहाँ लेबल्स आपको 2 कैटेगरिकल के मेथड से या सेकेंड लर्न का फिट ट्रांसफॉर्म यूज करके 1 नॉट इनकोड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लेबल्स की तादाद जो है बाइनरी से ज्यादा होगी, वहाँ करना पड़ेगा। बाकी सारा काम ऐसे ही चलेगा, और कोई क्लासेस ज़्यादा हैं तो वहाँ सॉफ्टमैक्स यूज़ होगा लास्ट लेयर में, और जो है ना के फोल्ड वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। डाटा सेट भी दे दूंगा और ये वाली फाइल और डाटा सेट भी आपको शेयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये काम आप आपने खुद करना है बेसिकली, ठीक है ना। जब हाथ इसमें थोड़े आप परेशान होंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जितने ज़्यादा परेशान होंगे एक्सप्लोर करेंगे तो चीज़ें फिर इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। फिर आप 2-3 प्रॉब्लम्स करने के बाद आप बहुत फास्ट काम कर रहे होंगे, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा किसके लिए क्या मेथड लगाऊं, ठीक है। आज फिर यहीं एंड कर रहा हूं मैं। ग्रुप के अंदर जो है वो ज़रा
एक्टिविटी दिखाते रहिएगा कि क्या क्या कर लिया, क्या एरर आ रहे हैं, क्या आ रहा है। ओके, कोई सवाल है? नो सर। चलें ठीक है, फिर एंड कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।